हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था न्यू लॉन्गवन विस्टास बुक के ज्योग्राफी के चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इसमें मैंने चैप्टर 9 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? लाइफ इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो लाइफ इन टेम्परेट रीजन में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसके ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स और हिस्ट्री के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए और जाकर के वहाँ देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के वहाँ से लिंक लेकर के आप देख सकते हैं, और नहीं अगर आप देख पाते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए, होम पेज को विजिट करिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, कहीं भी जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये चूंकि जब चैप्टर लंबा हो जाता है तो मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो बनाता हूँ, तो ये आपका पहला पार्ट का वीडियो है। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है लाइफ इन टेम्परेट रीजन। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि टेम्परेट रीजन होता क्या है। ट्रॉपिकल रीजन होता है और टेम्परेट रीजन होता है। तो टेम्परेट रीजन को हिंदी में समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में इसका टेम्परेट कहते ही हैं इसको। तो आइए सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि टेम्परेट रीजन कहते किसको हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन के बारे में ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वहाँ की ज़मीन के बारे में पढ़ना है, वहाँ की नदियों के बारे में पढ़ना है, वहाँ की जो क्लाइमेट कैसा होता है, वेदर कैसा होता है, उसके बारे में देख लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। आइए देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, जो आपका टेम्परेचर रीजन होता है ना, वो आप सभी जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है। ये जो लाइन मैंने ऐसे डॉट डॉट करके खींची है, अगर इसको आप अर्थ मानते हैं, ठीक है, ये ग्लोब मानते हैं, अर्थ मानते हैं, तो ये जो इसके मिडिल में जो लाइन है डॉट डॉट डॉट, ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। तो अब देखिए आप, ये आपको इक्वेटर कहा जाता है। अब यहाँ से आइए, ये जो लाइन है आपकी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और आर्कटिक सर्कल तक, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और आर्कटिक सर्कल तक जो एरिया, और ये दोनों किस में पड़ते हैं? ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये इस हिस्से की बात करें, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया होगा उसको टेम्परेट रीजन कहेंगे और टेम्परेट रीजन में आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं। ये जो आपका एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो आपका लाइन है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के, ठीक है, और ये जो अटलांटिक आपका है, ठीक है, ये जो आपका अटलांटिक कह रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ठीक ना, जिसको अंटार्कटिक एरिया या सर्कल कहते हैं, तो ये जो एरिया आपका पड़ेगा, ठीक ना, इसको ये साउदर्न हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? टेम्परेट रीजन हो जाएगा। टेम्परेट रीजन आपके 2 जगह पाए जाते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और एक सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आपने ग्लोब पे ये देख लिया, ठीक है, मॉडल पे देख लिया कि टेम्परेट रीजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, टेम्परेचर यहाँ होते हैं। तो अब आपके बुक में जो सबसे पहला हेडिंग दिया है वो दिया है प्रेरीज का, ठीक ना। अब जितने घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, इससे पिछला जो चैप्टर था आपका लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें मैंने आपको इनके बारे में बताया था, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बताया था और आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में मैंने बताया था। तो सबसे पहले हेडिंग जो आपका बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है द प्रेरीज। अब प्रेरीज क्या होते हैं? ये एक प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं। अब प्रेरीज में क्या होता है? घास जो कि छोटी छोटी होती हैं, पौष्टिक घासें होती हैं, ठीक है, और पशुओं को चरने के लिए ये जो ग्रास लैंड होता है बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही उपयोगी होता है और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो द प्रेरीज होते हैं उनको नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है? ये आपको ये प्रेरीज ही कहा जाता है। तो अब इनका लोकेशन देख लीजिए क्या है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रासलैंड आपके पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं,
तो अब इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, जब इनके किस हिस्से पे इनको पाया जाता है और इनका ज्योग्राफिकल हम आपको लोकेशन दे रहे हैं। लोकेशन कहाँ है इनका, देखिए वेस्ट की में अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो वेस्ट दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में रॉकी माउंटेन से लेकर के या ग्रेट लेक से लेकर के, रॉकी माउंटेन से ग्रेट लेक का जो इलाका है वो आपका किस में आता है, प्रेरीज उनको कहा जाता है। और ईस्ट में अगर आप देखें तो एल्पेशियन हाईलैंड्स, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में जो अल्पेशियन हाईलैंड है वो किस में आते हैं, ईस्ट साइड में आते हैं। तो वेस्ट में, वेस्ट से लेके ईस्ट तक यानी कि रॉकी माउंटेन से लेकर के और अप्लेशियन हाईलैंड तक का जो इलाका होता है उसको क्या कहा जाता है, रॉकी, उसको कहा क्या जाता है, द प्रेरीज कहा जाता है। यानी ये जो घास के मैदान हैं, जो आपके ये ग्रासलैंड्स हैं, ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो रॉकी माउंटेन से लेकर के और अप्लेशियन हाईलैंड तक ये फैले हुए हैं। अच्छा, अब ये नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी पाए जाते हैं। तो जब कनाडा में पाए जाएंगे, कनाडा में पाए जाएंगे, तो ये तो मैंने आपको अमेरिका की लोकेशन बता दी कि अमेरिका में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब बात करते हैं अगर कनाडा की, तो कनाडा में जो इलाका आपका अल्बर्टा का है, सैक्सोन का है, और आपका मैनिटोबा का है और ओंटारियो का है। तो कनाडा के ये जो एरिया आपके हैं जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, अल्बर्टा और सैस्कैचुअन, ठीक है, सैस्कैचुअन कह सकते हैं जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, और फिर ये आपका मैनिटोबा है और ये आपका ओंटारियो है। तो ये जो कनाडा के इलाके हैं इसमें, इस एरियाज में प्रेरीज जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, उनका विस्तार है। इन एरियाज में, कनाडा में आपके प्रेरीज पाए जाएंगे और अमेरिका में इन एरियाज में प्रेरीज पाए जाएंगे। प्रेरीज क्या होते हैं ये डिटेल में मैंने आपको पिछले चैप्टर में, जो इसका 9th चैप्टर है, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, उसमें डिटेल में प्रेरीज की बात हो चुकी है, मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ दोबारा उसको समझाना, वीडियो को लंबा करना होगा और उसका कोई फायदा होगा नहीं। फिर भी शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, घास के मैदान जो आपके प्रेरीज होते हैं ये आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं, और आपको इसमें यूरोप में भी कई जगह पाए जाते हैं। और इसकी घासें क्या होती है, मुलायम होती हैं। भेड़ों को चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए ये जो आपका ग्रासलैंड होता है ये सबसे सूटेबल होता है। यहाँ टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। दिन के टेम्परेचर में थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्मी हो सकती है, लेकिन रात का टेम्परेचर आपका नॉर्मल होता है। और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन टेम्परेचर 2 डिग्री हो जाए, किसी दिन टेम्परेचर आपका 25 डिग्री हो जाए। इतना ज़्यादा अंतर तापमान में पाया नहीं जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। वेदर और जलवायु कैसी पाई जाती है, मॉडरेट पाई जाती है। अब आइए देखते हैं कि अगला हेडिंग आपका, अब आइए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग आपका दिया है द लैंड, यानी कि अब जो आपके प्रेरीज होते हैं, जो भी प्रेरीज आपके होते हैं, ठीक है, तो उनमें लैंड कैसा होता है, यानी कि उनमें ज़मीन कैसी होती है, अर्थ कैसी होती है। तो प्रेरीज में जो आपकी ज़मीन होती है, जो आपकी अर्थ होती है, जो लैंड होती है, वो फ्लैट होती है और थोड़ा बहुत कहीं की ऊबड़ खाबड़ होती है, लेकिन एवरेज रूप में अगर देखा जाए तो ज़मीन फ्लैट होती है, अच्छी खासी ज़मीन होती है। और इसमें कुछ, अगर अमेरिका की बात किया जाए, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो उसमें कुछ नदियाँ फ्लो होती हैं जिससे वहाँ की जो ज़मीन होती है वो थोड़ी उपजाऊ होती है और वहाँ पे खेती वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से होता है। अब कौन सी नदियाँ बहती हैं, रिवर कौन सी फ्लो होती है वहाँ पे, एक तो मिसिसिपी रिवर फ्लो होती है, दूसरी ओहियो रिवर है, तीसरा आपका मिसौरी है, और एक और रिवर होती है आपका फ्लो डकोटा, ठीक है। ये जो 4 रिवर होती है, जो नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज होते हैं, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, उनमें मिसिसिपी, ओहियो, मिसौरी और डकोटा नाम की रिवर्स फ्लो होती हैं। और इन नदियों के, इन रिवर्स के फ्लो होने के नाते वहाँ पे सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में आपका वाटर मिल जाता है। वाटर की कमी यहाँ पे नहीं होती है। इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वर्क होता है वो टॉप लेवल का होता है और अच्छा खासा एग्रीकल्चर वर्क होता है। अब किन किन चीज़ों को वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, खेती में वहाँ क्या क्या पैदा किया जाता है, ये आगे हेडिंग में आपको डिटेल में दिया हुआ है, तो वहाँ हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब रही बात कनाडा की, तो कनाडा में जो आपका प्रेरीज होता है उसकी जो लैंड होती है, उसकी जो ज़मीन होती है वो भी फ्लैट होती है, ठीक ठाक ज़मीन होती है। और वहाँ पे एक नदी मेन होती है सैस्कैचुअन, ठीक है।
सैस कैशवान नाम की जो नदी है, रिवर है वो, और उसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, नदियाँ हैं, उनके द्वारा वो प्लेन पूरा तैयार किया जाता है और वो भी उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। अब अगला हेडिंग आपकी बुक में दिया हुआ है क्लाइमेट, यानी यहाँ का ये जो आपके एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के और ये यानी अंटार्कटिक जो आपकी सर्कल है वहाँ तक का जो एरिया है, इनका क्लाइमेट कैसा होता है। इनका क्लाइमेट आपका क्या होता है, तो हाईली अप्स एंड डाउन्स वाला होता है, ठीक है, और क्योंकि सी वगैरह होता नहीं है तो पूरा सपोर्ट को मिलता नहीं है, और ये हाईली इनफ्लक्चुएटेड आपका वेदर यहाँ पे होता है। यानी दिन के जो कभी कभी क्या होता है, विंटर के सीजन में सीवियरली कोल्ड हो जाता है। विंटर जब सीजन आता है इनका तो बहुत ज़ोरदार वहाँ पे ठंडक होती है और वहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं और माइनस में टेम्परेचर आपका चला जाता है। और जब समर सीजन आता है तो उसमें दिन जो है कि थोड़े बहुत गर्म होते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सीज़न बाय सीज़न टेम्परेचर में गिरावट आती है और फ्लक्चुएशन बना रहता है। टेम्परेचर कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर भी आता है। तो डे के टेम्परेचर में और नाइट के टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है, और सीज़न के अकॉर्डिंग जब सीज़न चेंज होते हैं तो उसमें भी इनमें टेम्परेचर में आपका अंतर दिखाई देता है। बात अगर रेनफॉल की करें, ठीक है, तो इन एरियाज़ में हम जो भी बात करेंगे प्रेरीज़ की बात करेंगे, चाहे इस साइड के प्रेरीज़ हो या इस साइड की प्रेरीज़ हो, ठीक है। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जो भी यहाँ पॉइंट आपको बताया जाएगा वो यहाँ दोनों एरिया के लिए बताया जा रहा है। तो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 50 सेंटीमीटर की जो है कि एवरेज यहाँ पे रेनफॉल देखी जाती है। तो 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है कि कोई बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं मानी जाती है, एवरेज मानी जाती है, ठीक ठाक मानी जाती है। यही अगर आपका 100 से लेकर के और 200 के बीच की रेनफॉल होती तो उसको हम एवरेज से थोड़ा ऊपर और अच्छा रेनफॉल यहाँ पे हम मान सकते। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, ये जो आपका ये क्लाइमेट में मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे एक लोकल विंड चलती है प्रेरीज में जिसे चिनूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चिनूक, ठीक है, चिनूक कहा जाता है। ये पवन विंटर में चलती है वहाँ पे। ये जो विंड चलती है जिसे चिनूक कहा जाता है, ये विंटर में चलती है। ये आपका वार्म विंड होती है, यानी गर्म हवाई होती है। तो ये जब चलती है तो ये क्या कहती है कि बर्फ़ को पिघला देती है, और जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ से बर्फ़ पिघल के नीचे गिर जाती है, और पशुओं को यानी कि भेड़ों को, बाकी जो भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, उनके चरने के लिए जो है कि ग्रासलैंड आपको तैयार मिलते हैं। विंटर सीजन में यहाँ पे स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होने के नाते लगभग पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो क्या होता है, बर्फ़ से ढक जाता है। तो जब ये हवाएं चलती हैं, चिनूक हवाएं जब चलती हैं, तो इनके गर्म होने के नाते बर्फ़ जो है कि पिघल करके नीचे चले जाते हैं और एरिया खाली हो जाता है। तो वहाँ पे जो पशु होते हैं वो आराम से यहाँ पे चरते हैं और वो चरने लगते हैं। तो उसके लिए वो जो है कि क्या होता है, चीज़ें वो तैयार। और अब हम यहाँ पे जानते हैं कि प्रेरीज में नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार का होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं, और बाद में हम आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे जानवर किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें प्रेरीज में कि किस प्रकार की होती हैं ये, तो आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। क्या होता है आपका? लो रेनफॉल। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। तो जब लो रेनफॉल होगा, बारिश बहुत ज़्यादा कम होगी, तो टॉल ट्रीज़ आपको नहीं पाए जाएंगे। लंबे जो पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत लंबे लंबे जो पेड़ पाए जाते हैं, उस प्रकार की वेजिटेशन यहाँ पे नहीं पाई जाती है। क्योंकि जब बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होता है, तो श्रब्स यानी कि झुग्गी झाड़ी जो होती हैं, छोटी छोटी जो ग्रासेज होती हैं, शॉर्ट ग्रासेज, ठीक है, शॉर्ट ग्रासेज पाया जाता है यहाँ पे, और छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। बहुत लंबे पौधे यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, और बहुत घने पौधे यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड आपको फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। पेड़ पौधे तो होते हैं लेकिन वो शॉर्ट ग्रास के रूप में होंगे, छोटी उनकी हाइट होती है, पत्तियाँ उनकी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वो नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा पास पास पौधे यहाँ पे नहीं रहते हैं। और अगर हम बात कर लें इनमें कि भाई वाइल्ड लाइफ यहाँ क्या पाया जाता है, तो किस प्रकार के यहाँ जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ईगल पाए जाएंगे, हॉक्स पाए जाएंगे, एंटीलोप पाया जाएगा, उसके बाद से प्रेरी डॉग्स कुत्ते पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद सबके यहाँ रैबिट पाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के यहाँ पे जानवर, ये वॉल्स भी पाए जाते हैं, भेड़िए पाए जाते हैं।
तो इसी प्रकार के जानवर यहाँ पे आपको, और किसी समय यहाँ पे प्रेरीज में, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में बाइसन भी पाए जाते थे। आपको बाइसन का मतलब होता है जंगली भैंसा, वो भी पाए जाते थे, लेकिन अब वो बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पे रैटल स्नेक भी पाए जाते हैं, कई प्रकार के यहाँ सांप भी आपके पाए जाते हैं। तो यही सब पाया जाता है जानवरों और एनिमल्स के रूप में, बाकी कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पे मानवीय प्रभाव क्या होता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रमुख इनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से दो प्रकार के काम किए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट जो इसकी एक्टिविटीज़ है वो है आपकी कैटल रियरिंग, यानी पशुओं को चराना, और दूसरी टाइप की जो इनकी होती है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर। अब कैटल रियरिंग क्या होती है इसको आप समझ लीजिए। ये क्या करते हैं कि पशुओं को चराते हैं, यानी कि कैटल्स को रियर कराते हैं, चराते हैं। अब इनमें जब ये पशुओं को चराते हैं तो इन पशुओं में आपकी काऊ होती है, शीप्स होते हैं, गोट्स होती हैं। ये प्रमुख रूप से जो है कि इस प्रकार के जानवर इनके पास होते हैं। तो शीप्स को ये जब चराते हैं तो शीप से उनको आपको वूल प्राप्त होता है, और ऊलन जो कारोबार इससे होता है, ऊन जो प्राप्त होता है उसके लिए। जो इनके पास गोट्स होती हैं तो इससे भी उनको वूल मिलता है, और उनको मांस भी इनसे मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जो इन जानवरों को, जो गायों को चराते हैं वहाँ पे, जो कैटल्स यानी कि जो बीफ कैटल्स होती हैं, जो गाय होती हैं, काऊ होती हैं, इनको चराने वालों को वहाँ काउबॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको वहाँ पे, काउबॉय कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये उसको चराते हैं तो चराने से बहुत बड़ी संख्या में ये जो आपके गोवंशी पशु होते हैं, जैसे जैसे आपके काऊ हो गया, फिर आपके भैंसें हो गई, उनको ये पालते हैं, चराते हैं। तो चराते हैं तो उससे उनको मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, और वहाँ पे डेयरीज फार्म्स भी बड़े बड़े होते हैं, यानी डेयरीज जो होते हैं आपके दूध से बनने वाले जो वहाँ पदार्थ होते हैं उनको बहुतायत में वहाँ पे लिया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। वो दूध अपना निकाल करके अब भैंसों का, गायों का मार्केट में भी देते हैं, और डेयरीज के प्रोडक्ट भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ गाय को और भैंसों को वहाँ पे मांस के लिए भी, ठीक है, सोल्ड किया जाता है, उनको काटा भी जाता है और मांस के लिए भी वहाँ पे वो होते हैं। तो ये प्रमुख उनके होते हैं आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। आपका हो गया कैटल रियरिंग में। अब हम समझते हैं इन चीज़ों को कि एग्रीकल्चर वर्क वहाँ पे किस प्रकार का होता है, और कौन कौन से खेती किसानी के काम वहाँ पे होते हैं, और कौन कौन से मेन क्रॉप्स वहाँ पे पैदा, प्रोडक्ट यहाँ पे वहाँ पे। तो अब आइए समझ लेते हैं एग्रीकल्चर वाले को। अब चूँकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो होता है उसमें ये है कि इस एरियाज़ में अच्छी खासी नदियाँ पाई जाती हैं, रिवर्स पाई जाती हैं। तो जहाँ रिवर्स पाई जाएंगी वहाँ पे क्या होगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, और निश्चित रूप से वहाँ की जो अर्थ होगी, जो वहाँ पे लैंड होगा, जो सॉइल होगा, वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। क्योंकि अगर सॉइल में पानी रहे, आसपास के एरियाज़ में अगर रिवर्स रहे, तो रिवर्स क्या करती हैं कि अपने साथ जो पानी बहा के लाती हैं उसमें बहुत सारा सिल्ट वगैरह, बहुत सारे अवसादों को जमा करती हैं। तो वो जो मिट्टी होती है वो जगह जगह से मिट्टी को बहा करके ले आती हैं, तो वो सॉइल आपकी फर्टाइल होती है। तो वहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में ऑर्गेनिक वहाँ पे तत्व पाए जाते हैं, और अच्छा खासा वहाँ पे सॉइल जो है कि फर्टाइल होता है, जिसके नाते वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अच्छी खासी एग्रीकल्चर वहाँ पे होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्यू टू लो रेनफॉल, जब कम यहाँ बारिश होती है, बहुत बारिश नहीं होती है, तो एक फ़ायदा क्या रहता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है, टॉप सॉइल जो कहते हैं, ज़्यादा बारिश जब होती है तो जो टॉप सॉइल होती है वो बह करके चली जाती है, ऊपर की मिट्टी जो है कि बह जाती है। तो उसमें ह्यूमस रहता है, जो हुमुस या ह्यूमस रहता है, ह्यूमस में सारे प्रोडक्टिव तत्व पाए जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं, जो कि सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। तो कम बारिश होती है तो सारा पानी मिट्टी सोख लेती है, और मिट्टी जो है कि सॉइल जो है कि बह करके कहीं जा नहीं पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है लो रेनफॉल से। मिट्टी की जो सॉइल होती है उसकी पकड़ बनी रहती है, और उनकी फर्टिलिटी बनी रहती है, और जो उनके टॉप सॉइल में जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो बह करके जाती नहीं है। अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश होती है, देर तक होती है, तो जब बारिश जहाँ जिस मिट्टी में ज़्यादा पड़ जाती है वो मिट्टी में क्या करता है, वो अपने साथ मिट्टी बहा करके वो बारिश ले जाती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो एग्रीकल्चर बेल्ट यहाँ पे तगड़ा होता है, अच्छी खासी खेती होती है। और दूसरा लो रेनफॉल होने के नाते मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो बह करके कहीं जाने नहीं पाती है, तो इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो मिट्टी के अंदर क्या होती है, लॉक्ड रहती है। और इनके
जो ज़मीन की बनावट होती है वो कहीं ऊबड़-खाबड़ भी होती है, तो स्लोप आपका बन जाता है, थोड़ा ढालनुमा बन जाता है। जैसे ऐसे भी ये रहते हैं, तो वो क्या करता है कि जब वहाँ बारिश होती है, तो बारिश की पानी वहाँ पे रुक नहीं पाती है और अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ये, अच्छा खासा ये पानी वहाँ पे रुकता नहीं है और पानी वहाँ पे जो हल्की जब बारिश होती है, तो हल्की बारिश में खेती करना बड़ा आसान होता है। चीज़ों को बोना यानी सो जो होता है, जो सोइंग होता है, बुआई का जो काम होता है, वो हल्की बारिश में आराम से हो जाता है। तो कुल मिला-जुल के कहना यही है कि जो सिचुएशंस होती है वहाँ पे, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी वहाँ पे होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। क्या हम देखेंगे किस प्रकार की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मुझे पता है कि बहुत लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं पर रोकता हूँ। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक और वीडियो में लाऊँगा, उसमें जारी रहेगा। हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बढ़िया मैटर ला रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर आप ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मुझे सपोर्ट आप ही को करना है। मैं आप ही से जाना चाहूँगा, मैं आप ही द्वारा फैलाया जाऊँगा, सिकोड़ा जाऊँगा, ख़त्म किया जाऊँगा और बनाया जाऊँगा। स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर को टीचर बनाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।